डेफिनेशन ऑफ इकोसिस्टम। तो पारिस्थितिक तंत्र की परिभाषा। तो डेफिनेशन ऑफ इकोसिस्टम क्या है? एन इकोसिस्टम इज ए फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर वेयर लिविंग ऑर्गेनिज्म like that plants, animals, microorganisms interact with each other and with the non-living environment, air, water, soil, sunlight to form a stable system that called definition of ecosystem। यानी पारिस्थितिक तंत्र प्रकृति की एक कार्यात्मक इकाई है जिसमें जीवित घटक, पौधे, जानवर, सूक्ष्म जीव और निर्जीव घटक, वायु, जल, मिट्टी, सूर्य का प्रकाश आपस में क्रिया करके एक संतुलित तंत्र बनाते हैं, एक संतुलित सिस्टम बनाते हैं जिसे हम इकोसिस्टम कहते हैं। ठीक है, उसके पीछे सिस्टम लगा हुआ है, इकोसिस्टम। यहाँ पे इसके चित्र दिखाया गया है। ठीक है, इकोसिस्टम का ये बायोटिक फैक्टर्स और एबियोटिक फैक्टर्स से में डिवाइड है इकोसिस्टम तुम्हारा। ठीक है, नेक्स्ट है कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। पारिस्थितिक तंत्र के घटक क्या है? फैक्टर। ठीक है, तो जैसा मैंने पिछले पीछे चित्र में दिखाया था, एबियोटिक कंपोनेंट्स यानी अजैविक घटक। अजैविक मतलब नॉन लिविंग फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर्स दैट अफेक्ट ऑर्गेनिज्म। ठीक है, दीज आर नॉन लिविंग। अजैविक घटक जो है ये नॉन लिविंग फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर्स दैट अफेक्ट ऑर्गेनिज्म। एग्जाम्पल में जैसे सनलाइट, टेम्परेचर, एयर, वाटर, सॉइल और मिनरल्स। ये कैसे घटक है? एबियोटिक फैक्टर्स यानी अजैविक घटक है। ये वे निर्जीव भौतिक और रासायनिक तत्व हैं जो जीवों को प्रभावित करते हैं। जैसे इसके एग्जाम्पल है सूर्य का प्रकाश, तापमान, वायु, जल, मिट्टी और खनिज। फिर पहले अजैविक तभी जैविक है, यानी बायोटिक कंपोनेंट्स क्या है? बायोटिक कंपोनेंट्स में जो है बायोटिक कंपोनेंट्स क्या है पहले वो देखो। जैविक घटक वे सभी जीवित प्राणी हैं जो पारिस्थितिक तंत्र में पाए जाते हैं जिन्हें तीन भागों में बांटा गया है। मतलब तीन भागों में बांटा गया है किनको? बायोटिक कंपोनेंट्स को। ठीक है, यानी जैविक घटक को तीन कंपोनेंट में डिवाइड किया है, ये ध्यान में रखना है। तीन कंपोनेंट कौन से हैं? प्रोड्यूसर, जो प्रोड्यूस करते हैं, जैसे एग्रीकल्चर, ट्रीज कुछ ना कुछ प्रोड्यूस करते हैं, है ना। और उनको कंज्यूम करने वाले क्या हैं? इंसान हैं, पक्षी हैं। ठीक है, जितने भी वाइल्ड हैं, बहुत सारे जानवर हैं जो है वो कंज्यूमर हैं। और डिकम्पोजर वो हैं जो वेस्ट बचता है उसको डिकम्पोज करने के लिए सिस्टम के अंदर जो डिकम्पोजर है, लाइक दैट वर्म्स, इंसेक्ट्स, ठीक है, बैक्टीरियाज आदि जो है ये डिकम्पोजर की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, प्रोड्यूसर में कौन आते हैं, कंज्यूमर में कौन आते हैं और डिकम्पोजर में कौन आते हैं, इसका एग्जाम्पल अपने पास रहना चाहिए और उसके बारे में आपने लिखना भी है। तो सबसे पहला क्या है? बायोटिक कंपोनेंट जैविक घटक में जो पहला पार्ट है वो है प्रोड्यूसर, जो प्रोड्यूस करते हैं। सनलाइट से प्रोड्यूस करता है, जैसे ट्रीज हैं वो अपना भोजन जो है सनलाइट से, है ना, सनलाइट के थ्रू जो है अपना भोजन बनाते हैं। तो ग्रीन प्लांट्स prepare their own food by photosynthesis and from the base of the ecosystem। ये बेस है, इकोसिस्टम के बेस है ये प्रोड्यूसर। ठीक है, हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और पारिस्थितिक तंत्र की आधारशिला होते हैं। ठीक है, जैसे ग्रास, फ्लावर, ठीक है, ट्रीज आदि। फिर सेकंड स्टेप क्या आता है उसी में? सेकंड स्टेप आता है कंज्यूमर। पहले प्रोड्यूस होगा तभी तो कंज्यूम करेगा, है ना। तो प्रोड्यूसर
के बाद है कंज्यूमर, यानी उपभोक्ता। उपभोक्ता वे सभी जीव हैं जो भोजन के लिए पौधे या अन्य जीवों पर निर्भर होते हैं। ठीक है, ये इनके दो टाइप्स इसके अंदर आ गए हैं, प्राथमिक और द्वितीय, यानी प्राथमिक उपभोक्ता और द्वितीयक उपभोक्ता। ये दो पार्ट में यहाँ पे बट गए। कंज्यूमर, जो कंज्यूमर है वो दो पार्ट में बन गए, दो पार्ट में यहाँ पे बट गए। ठीक है, प्राइमरी कंज्यूमर एंड सेकेंडरी कंज्यूमर। ठीक है, जैसे यहाँ पे चित्र में दिखाया गया है, प्राइमरी और सेकेंडरी कंज्यूमर। ठीक है, थर्ड आते हैं डिकम्पोजर। डिकम्पोजर क्या है? जो डिकम्पोज करते हैं, जो अवशेष बचते हैं, जो वेस्ट लिस्ट में बचता है, किसका? प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, और थर्ड आता है डिकम्पोजर। जो कंज्यूमर है, जितना कंज्यूम करने के बाद जो बचता है उसका वो यूज नहीं कर पाता है, उसको डिकम्पोजर क्या करते हैं? डिकम्पोज कर देते हैं। डिकम्पोजर बैक्टीरिया एंड फंगी दैट डिकम्पोज डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, है ना? जीवाणु और कवक जो मृत जीवों को विघटित करते हैं, वो डिकम्पोजर कहलाते हैं। ठीक है, उसके बाद है स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर क्या है? ठीक है, द स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम, एन इकोसिस्टम refers to the arrangement and organization of biotic यानी लिविंग एंड अबायोटिक यानी नॉन लिविंग। बायोटिक को लिविंग बोलते हैं और एबायोटिक को नॉन लिविंग। ठीक है, जो तुमको आगे बताया था। कंपोनेंट्स एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन इनटू डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स, यानी पारिस्थितिक तंत्र की संरचना से तात्पर्य है जैविक यानी जीवित और अजैविक यानी निर्जीव घटकों की व्यवस्था, संगठन तथा उनके पोषण स्तरों में वितरण से संबंधित है। पारिस्थितिक तंत्र की संरचना, जो यहाँ पे इकोसिस्टम दिखाया गया तुमको, है ना? बायोटिक कंपोनेंट्स में क्या आते हैं? जो लिविंग है, जब लिविंग है तभी तो प्रोड्यूस, कंज्यूम और डिकम्पोज कर पा रहे हैं, है कि नहीं है? तो ये लिविंग है। इसमें प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्टियरी कंज्यूमर आते हैं। ठीक है, और एबियोटिक कंपोनेंट्स में एग्जाम्पल एयर, वाटर, विंड, सॉइल, टेम्परेचर और रेनफॉल, ये सब किसमें आते हैं? एबियोटिक कंपोनेंट्स इकोसिस्टम के। ठीक है, इस चित्र को भी ध्यान में रखना है। उसके बाद है मेन कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम स्ट्रक्चर। इकोसिस्टम स्ट्रक्चर के जो मेन क्या है कंपोनेंट्स हैं, उनके बारे में यहाँ पे बताया है, यानी पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना के मुख्य घटक क्या है। द इकोसिस्टम स्ट्रक्चर हैज टू मेजर कंपोनेंट। तो मेजर कंपोनेंट वही है, एबियोटिक और बायोटिक। ठीक है, नॉन लिविंग और लिविंग। तो उसके बारे में डिटेल से ये है। एबियोटिक कंपोनेंट क्या है, यानी अजैविक घटक क्या है? वे सभी भौतिक एवं रासायनिक तत्व जो जीवों को प्रभावित करते हैं। ठीक है, जैसे ऊर्जा, प्रकाश, तापमान, जल, वायु, मृदा, और इसमें आते हैं किसमें? केमिकल फैक्टर्स में नाइट्रोजन, फास्फोरस और कैल्शियम। फोर है बायोटिक कंपोनेंट्स। बायोटिक कंपोनेंट्स आर अरेंज इनटू ट्रॉपिक लेवल। ये ट्रॉपिक लेवल में इनको तोड़ा है बायोटिक कंपोनेंट्स को। जैसे ए प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर आर द ग्रीन प्लांट एंड algae that prepare food by photosynthesis. They from the first trophy level. हरे भरे पौधे और शैवाल होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाते हैं, ये प्रथम पोषण स्तर बनाते हैं, प्राइमरी। ठीक है, सेकेंडरी है कंज्यूमर, जैसा कि आप पहले की स्लाइड में बता दिया आपको। कंज्यूमर डिपेंड ऑन द प्रोड्यूस द अदर अगेन ऑर्गेनिज्म फॉर फूड। प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर एंड टर्टियरी कंज्यूमर। टॉप कार्नोवायरस, लायन एंड ईगल आते हैं टर्टियरी कंज्यूमर में। ठीक है, ये ध्यान रखना है, ये उसमें आ भी सकता है आपके किसमें?
टर्टियरी कंज्यूमर कौन से होते हैं? शॉर्ट आंसर में भी आ सकता है। ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी तो सबको याद पता रहता है, लेकिन टर्टियरी कंज्यूमर यानी एक मांसाहारी होता है, एक शाकाहारी होता है, एक सर्वाहारी होता है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है ट्रॉफिक लेवल, पोषण स्तर, एंड सिक्स है उसी में स्टैंडिंग क्रॉप एंड स्टैंडिंग स्टेट, स्थायी फसल है, स्थायी अवस्था। ठीक है। तो क्या है, द इकोसिस्टम इज स्ट्रक्चर्ड इनटू द ट्रॉफिक लेवल फॉर एनर्जी फ्लो। एनर्जी फ्लो जो है, एनर्जी फ्लो के लिए ये यूज होता है। प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्टियरी कंज्यूमर। ऊर्जा प्रवाह के लिए पारिस्थितिक तंत्र का पोषण स्तरों में बांटा जाता है। उत्पादकता, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता। फिर है स्टैंडिंग क्रॉप, ये स्टैंडिंग क्रॉप एंड स्टैंडिंग स्टेट। तो स्थायी फसल किसी निश्चित समय पर किसी पोषण स्तर पर उपस्थित जीवित जैव जैव द्रव्यमान है ये। और स्थायी अवस्था क्या है? पारिस्थितिक तंत्र में उपस्थित अवैधिक पोषक तत्वों की मात्रा क्या कहलाती है? स्टैंडिंग स्टेट्स कहलाती है। फिर है फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम। अब इसके फंक्शन क्या है इकोसिस्टम के? पारिस्थितिक तंत्र के क्या कार्य हैं? देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन दिखा रखा है इनका हमने। ठीक है। हाइड्रोस्फीयर, बाइसोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर। तो इसके बारे में मीनिंग ऑफ functions of ecosystem. The function of an ecosystem are the neutral process through which biotic and abiotic components interact to maintain life, energy flow and ecological balance. तो इकोलॉजिकल बैलेंस रखना जरूरी है। पारिस्थितिक तंत्र के क्या कार्य हैं? पारिस्थितिक तंत्र के कार्य वे प्राकृतिक प्रक्रियाएं हैं जिनके माध्यम से जैविक एवं अजैविक घटक आपस में क्रिया करके जीवन, ऊर्जा प्रवाह और पर्यावरण संतुलन को बनाए रखते हैं। ठीक है। उसके बाद है मेजर फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम। मेजर फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम, तो उसमें मेजर फंक्शन जो है एनर्जी फ्लो जो होना चाहिए, वो मेजर फंक्शन है इकोसिस्टम का। बहुत मेजर फंक्शन है इकोसिस्टम का क्या? एनर्जी फ्लो। एनर्जी फ्लो enters the ecosystem from the sun and flows through the producer, consumers, decomposers in the form of the food chain and food webs. Energy flow is one directional, यानी वन डायरेक्शन में होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे चित्र में दिखाया गया है, जो डिकम्पोजर है वो लास्ट में है ना, और फर्स्ट में सन और उसके बीच की जो है फूड चेन है ना। यानी सन, सन से लाइट, सन से इसने खाना बनाया। ठीक है। ये डेड हो गए प्लांट्स, तो डिकम्पोज हो जाएंगे डिकम्पोजर द्वारा। ठीक है। अभी ये प्लांट्स है, ये रेट ने इसका रेट इसका कंज्यूमर बन गया है ना। रेट इसका कंज्यूमर बन गया, तो जो भी अवशेष बचे वो प्राइमरी कंज्यूमर है, डिकम्पोजर ने डिकम्पोज किए। अब देखिए एनर्जी फ्लो तो हो ही रहा है, हर जगह से एनर्जी फ्लो हो रही है। ठीक है। और यहाँ पे ईगल है, ईगल जो है सेकेंडरी कंज्यूमर क्यों है? ईगल जो है कुछ सेकेंडरी कंज्यूमर क्यों है? क्योंकि ये प्राइमरी कंज्यूमर को
कंज्यूम करता है ना, क्योंकि ये भी डिकम्पोज है। जो भी वेस्टेज बचेगा डिकम्पोजर उसको डिकम्पोज कर देगा। ठीक है, तो ये सब जो है एक साइकिल बनाते हैं कुल मिला के। ठीक है, ये कंप्लीट होनी चाहिए। तो सबसे मेजर फंक्शन क्या है, एनर्जी फ्लो है। ठीक है, उसके बाद है सेकंड मेजर फंक्शन क्या है। फर्स्ट मेजर फंक्शन एनर्जी फ्लो है, सेकंड मेजर फंक्शन है फूड चेन। फूड चेन क्या है, द फूड चेन शो द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर। फूड वेब इज द नेटवर्क ऑफ द interconnected food chain that increase ecosystem stability। यानी इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी को बनाए रखता है। खाद्य श्रृंखला एक जीव से दूसरे जीव में ऊर्जा के स्थानांतरण को दर्शाती है। खाद्य जाल कई खाद्य श्रृंखलाओं का जाल होता है जो पारिस्थितिक तंत्र को अधिक स्थिर बनाता है। ठीक है, फूड चेन एंड फूड वेब चेन में भी थोड़ा डिफरेंस है, ये भी क्लियर कर लेना कि वो क्या पूछ रहा है एग्जाम में। तो जैसे प्रोड्यूसर है, सन है, ग्रास है, वाटर है, ये प्राइमरी कंज्यूमर है, ग्रास ऊपर। ये सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया क्योंकि ये दोनों जगह से एनर्जी ऑब्जर्व कर सकता है। स्नेक टेरिटरी कंज्यूमर है, ये इसको भी खा सकता है, इसको भी खा सकता है, और शायद इधर से भी कुछ लेता हो। ठीक है, वाटर भी चाहिए उसको, सनलाइट उसको चाहिए, है ना। और फाइनल कंज्यूमर क्या है, इन सबको खा सकता है, इसलिए इसे फाइनल कंज्यूमर में डाला है। और डिकम्पोजर क्या है, फंगी, फंगस जो भी रहता है ना, बैक्टीरियाज, ये डिकम्पोजर है। ठीक है, फिर है मेजर फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम का तीसरा क्या है, फर्स्ट सेकंड हो गए, तीसरा है न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, यानी बायोलॉजिक बाई बाई जियोकेमिकल साइकिल, बाई जियोकेमिकल साइकिल। ठीक है, थर्ड मेजर फंक्शन है इसमें। Essential elements like carbon, nitrogen, phosphorus, and water of the continuously recycled between the living organism and the environment। यानी कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस और जल जैसे आवश्यक तत्व जीव और पर्यावरण के बीच निरंतर चक्रण करते हैं, यानी एक साइकिल में घूमते रहते हैं, जो यहाँ पे दिखाया गया है। बायो बायोकेमिकल साइकिल से, जियोकेमिकल साइकिल से यहाँ पे दिखाई गई है। इसमें प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर सभी है, और इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट पूल ये कंप्लीट होता है इस इन सब की वजह से। ठीक है, तो न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। ठीक है, ये कंप्लीट हुआ आपका। उसके बाद है मेजर फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम का जो चौथा पार्ट है वो है डिकम्पोजिशन। ये चौथा है। ठीक है, डिकम्पोजिशन ब्रेक डाउन डेड प्लांट्स एंड एनिमल इनटू सिंपलरली सब्सटेंस, रिलीजिंग न्यूट्रिएंट्स बैक इनटू द सॉइल। ये जो है सब लास्ट में किधर चले जाते हैं, सॉइल में चले जाते हैं, यानी अपघटन प्रक्रिया, डिकम्पोजिशन प्रोसेस को अपघटन प्रक्रिया कहते हैं। अपघटक मृत पौधों और जीवों को सरल पदार्थों में तोड़कर पोषक तत्वों को मृदा में वापस पहुंचाते हैं, है ना। साइकिल शुरू होती है जहां से, वहीं पे एंड भी होती है, तो वही है ये स्टेप्स इन डिकम्पोजिशन, ये इसके स्टेप्स है। ठीक है, फिर है मेजर फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम में पांचवा है प्रोडक्टिविटी। ठीक है, प्रोडक्टिविटी refer to the rate of production of biomass। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, फूड प्रोड्यूस्ड बाय द प्लांट, है ना, सबसे पहले क्या है, फूड प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट्स। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी है बायोमास प्रोड्यूस्ड बाय कंज्यूमर, है ना। यानी प्रोडक्टिविटी उत्पादकता, उत्पादकता का अर्थ है जैव द्रव्यमान के उत्पादन की दर से। प्राथमिक उत्पादकता पौधे द्वारा भोजन का निर्माण, द्वितीयक उत्पादकता उपभोक्ताओं द्वारा जैव द्रव्यमान निर्माण जो है ये है। ठीक है, ये एक सिस्टम यहाँ पे दिखा रहा है, योर प्रोडक्ट की इकोसिस्टम दिखा रखा है। जैसे वेदर है, इक्विपमेंट है, लोकेशन, ये इन्वायरमेंटल तो नहीं लग रहा है, लेकिन इसी
सर्किल में ही ये जो है प्रोडक्टिविटी मेजर होती है। ठीक है, मतलब आप सेंटर में ये सब चीज, आपको वेदर के बारे में जानना है, पीपल के बारे में, लोकेशन के बारे में जानना है, इक्विपमेंट है, उसके लिए इक्विपमेंट की जरूरत है। तो यहाँ पे जो मतलब प्रोडक्टिविटी है इसकी बहुत अच्छी है, क्योंकि इससे सब चीज का सब चीज है इसके पास। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा। फिर छठा है मेजर फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम का, छठवां नंबर में है रेगुलेशन एंड पॉपुलेशन। द इकोसिस्टम maintains balanced by the controlling population through predation, com- complication and availability of resources। यानी जो इकोसिस्टम है, रेगुलेशन ऑफ पॉपुलेशन को भी उसने मेंटेन करना है। तो पारिस्थितिक तंत्र शिकार, प्रतिस्पर्धा और संसाधनों की उपलब्धता द्वारा जीवों की जनसंख्या को नियंत्रित करता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है। अगर ये नहीं होंगे तो ये चीजें ज्यादा हो जाएंगी, है ना, ये नहीं होगा तो ये चीज ज्यादा हो जाएगी, ऐसी एक चेन है ये। ठीक है, उसके बाद है मेजर फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम। पारिस्थितिक तंत्र के प्रमुख कार्य क्या है, उसमें है सातवां, इलॉजिकल बैलेंस होना भी जरूरी है। ठीक है, इकोसिस्टम मेन स्टेबिलिटी बाय द बैलेंसिंग इंटर actions among organism and their environment। पारिस्थितिक तंत्र जीवों और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाए रखकर स्थिरता प्रदान करता है, ये इकोलॉजी बैलेंस है। ठीक है, इकोलॉजी बैलेंस में क्या है, हर किसी का अपनी अपनी जगह पर बहुत महत्व है। लिविंग थिंग्स हैं, फिजिकल कंपोनेंट्स हैं, है ना, न्यू फूड सोर्सेस जनरेट होते हैं, चेंजिंग द लैंडस्केप, नॉइज, न्यू प्रीडेटर्स, आर्टिफिशियल लाइट, केमिकल पॉल्यूशन। उसके बाद आता है मेजर फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम, आठवां आता है उसमें इन्वायरमेंटल प्रोडक्शन। जो भी कंप्लीट हो रहा है उसको, जो भी सिस्टम, एक इकोसिस्टम के अंदर जो भी सिस्टम चल रहा है, ठीक है, सब एक दूसरे पे जो निर्भरता चल रही है, वो जो होनी चाहिए बैलेंस में होनी चाहिए। कोई भी ऊपर नीचे हुई तो उसका इफेक्ट पूरे इकोसिस्टम में पड़ेगा। इसलिए उस तंत्र को जो है कैसे प्रोटेक्शन देना है, ठीक है, उसके बारे में। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन क्या है, इकोसिस्टम हेल्प इन द क्लाइमेट रेगुलेशन, सॉइल कंजर्वेशन, वाटर प्यूरिफिकेशन एंड एयर क्वालिटी मेंटेनेंस। पारिस्थितिक तंत्र जलवायु नियंत्रण, मृदा संरक्षण, जल शुद्धिकरण और वायु गुणवत्ता बनाए रखने में सहायक करता है। जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन है ये इनकी गुणवत्ता को बनाए रखने में सहायता करता है। इकोसिस्टम जो है जलवायु नियंत्रण, मृदा संरक्षण, जल शुद्धिकरण और वायु गुणवत्ता बनाए रखने में सहायता करता है। ठीक है, फिर है सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, इसकी डेफिनेशन है सतत विकास वह विकास है जिसमें वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को इस प्रकार पूरा किया जाता है कि भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं से कोई समझौता न हो। यानी sustainable development is the development that meets the need of the present generation without compar- compromising the ability of the future generation to meet their own need। ठीक है, उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास के क्या सिद्धांत हैं। ठीक है, सतत विकास के क्या सिद्धांत हैं, तो क्या है उसके लिए, इंटर जनरेशन इक्वलिटी होनी चाहिए। ठीक है, यानी प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण भविष्य की पीढ़ियों के लिए किया जाना चाहिए। इंट्रा जनरेशन इक्वलिटी होनी चाहिए। ठीक है,
वर्तमान पीढ़ी में समानता। Resources should be distributed equally among the people of the present generation. फ्यूचर जनरेशन और प्रेजेंट जनरेशन का तालमेल बराबर होना चाहिए। कंजर्वेशन ऑफ न्यू नेचुरल रिसोर्सेज, फॉरेस्ट, वाटर, सॉइल एंड मिनरल्स मस्ट बी यूज्ड जुडिशियली। मतलब न्यायपूर्ण तरीके से विवेकपूर्ण उपयोग होना चाहिए इनका, ठीक है। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, पॉल्यूशन शुड बी मिनिमाइज्ड एंड इकोसिस्टम प्रोटेक्टेड। प्रदूषण प्रदूषण को कम करना और पारिस्थितिक तंत्र की रक्षा करना। यूज ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज, नवीकरणीय संसाधनों का उपयोग, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा आदि का अधिक उपयोग करना चाहिए। पब्लिक पार्टी हाँ पब्लिक पार्टिसिपेशन होना चाहिए। पीपुल शुड पार्टिसिपेट इन एनवायरमेंट डिसीजन मेकिंग, यानी पर्यावरण के निर्णयों में जनता की भागीदारी होना भी सुनिश्चित होना चाहिए, ठीक है। प्रदूषक भुगतान सिद्धांत, प्रदूषण फैलाने वाला उसका खर्च वहन करे। द पॉल्यूटर शुड बी द कॉस्ट ऑफ पॉल्यूशन कंट्रोल। ऑब्जेक्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास के उद्देश्य क्या है? टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज, टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ, to maintain ecological balance, to ensure economic development with environmental safety, to reduce poverty and unemployment, to promote social justice and equality, to ensure long-term development. Second, third है मेथड ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास के तरीके और उसकी विधियां इसमें बताई गई है, ठीक है। तो यूज रीन्यूएबल एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी हम यूज करेंगे तो अच्छी बात है, जैसे सोलर, विंड, बायोगैस एनर्जी, ये आदि जो है सब जो है रिन्यूएबल एनर्जी है, ठीक है। उसके बाद तो तुम्हारा ठीक है, यूज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी लाइक दैट सोलर, विंड, बायोगैस एनर्जी आदि। फॉरेस्टेशन एंड रिफॉरेस्टेशन, प्लांटिंग मोर ट्रीज, अधिक से अधिक पेड़ लगाना। वाटर कंजर्वेशन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड एफिशिएंसी इरिगेशन, ठीक है, जल संरक्षण करने के लिए इन उपायों का उपयोग करना चाहिए। वाटर मैनेजमेंट, रिड्यूस 3R, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल। 3R कॉन्सेप्ट, 3R कॉन्सेप्ट क्या है? रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एनर्जी कंजर्वेशन, यानी ऊर्जा का संरक्षण। ऊर्जा का संरक्षण कैसे कर सकते हैं हम? यूज ऑफ एनर्जी इफिशियंसी डिवाइसेस, ऊर्जा सक्षम उपकरणों का उपयोग करके। इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी लाके, क्लीन एंड ग्रीन टेक्नोलॉजीज। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड रिड्यूस यूज ऑफ केमिकल्स, केमिकल्स का कम से कम यूज करके जो है हमको ऑर्गेनिक फार्मिंग में करनी है। अभी केमिकल का यूज करेंगे तो बाद में सॉइल पॉल्यूशन हो जाएगा केमिकल से। इन्वायरमेंटल फंक्शन, सॉरी, इन्वायरमेंटल एजुकेशन, क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग पीपुल, लोगों में जागरूकता फैलाना, अवेयरनेस फैलाना, ठीक है। उसके बाद है यूनिट 1 आपका कंप्लीट हुआ। यूनिट 2 है, यूनिट 2 जो है हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे।